तो मूवी की शुरुआत होती है एक डॉल से जिसका नाम एनाबेल है। एड और लॉरेन एक केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं जो एनाबेल डॉल से जुड़ा हुआ था। उस घर के लोगों का कहना था कि डॉल अपने आप ही इधर उधर मूव कर रही थी और इस घर के लोगों को काफी परेशान कर रही थी। एड और लॉरेन कहते हैं कि ये एक डिमोनिक स्पिरिट है जिसने खुद को उस डॉल के साथ जोड़ लिया है। जिसके बाद एड और लॉरेन एक हॉल में होते हैं जहाँ पर वो एनाबेल डॉल के बारे में लोगों को बता रहे होते हैं। एड और लॉरेन को वर्ल्ड का मोस्ट रिनाउंड पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर माना जाता है। उनके हजारों केसेस में से एक केस ऐसा था जो काफी ईवल था और इस मूवी की कहानी उसी ईवल केस पर आधारित है। 1971 में हैरिसविले टाउन में एक फैमिली मूव करती है जिसको सभी लोग आज द पेरन फैमिली के नाम से जानते हैं। उस फैमिली में कपल रॉजर और कैरोलिन की 5 डॉटर होती हैं। एंड्रिया, नैन्सी, सिंडी, अप्रैल, क्रिस्टीन। उनका एक पेट डॉग भी होता है, सैडी, जो कि रॉजर की तमाम कोशिशों के बावजूद भी घर के अंदर नहीं आता। फैमिली उस नए घर में सेटल कर रही होती है। वहीं दूसरी ओर अप्रैल को एक म्यूजिक बॉक्स मिलता है। रात को सारी सिस्टर्स मिलकर हाइड एंड क्लैप खेल रही होती हैं और उसी दौरान पेरेंट फैमिली को घर के नीचे एक बेसमेंट मिलता है जो छुपा हुआ था। रॉजर जाकर देखता है तो वहाँ बहुत सारा पुराना सामान पड़ा हुआ था। रॉजर डिसाइड करता है कि वो उस बेसमेंट को सुबह अच्छे से देखेगा। इधर सैडी अभी भी घर के अंदर नहीं आया होता है और वो बाहर से ही भौंके जा रहा था। दूसरे दिन जब कैरोलिन जागती है तो उसे खुद के पैरों पर चोट के निशान दिखाई देते हैं और इस घर में रात को एक अजीब सी स्मेल भी आ रही थी जैसे कि कोई मर गया हो, और सुबह होते ही वो स्मेल चली गई। कैरोलिन नोटिस करती है कि घर की सारी घड़ियां ठीक 3:07 पर रुकी हुई हैं। अप्रैल सैडी को ढूंढ रही होती है और अनफॉर्चुनेटली उसे सैडी बाहर मरा हुआ मिलता है। वहीं दूसरी ओर एड एक न्यूज रिपोर्टर को अपने घर के अंदर रूम में रखे डेमोनिक आर्टिफैक्ट्स दिखा रहा होता है और उससे कहता है कि ये सारे आर्टिफैक्ट्स उन्होंने कई केसेस सॉल्व करते हुए कलेक्ट किए हैं। वो न्यूज रिपोर्टर को एनाबेल डॉल भी दिखाता है और कहता है कि ये उस रूम में सबसे पावरफुल ऑब्जेक्ट। एड और लॉरेन की एक डॉटर भी होती है जिसका नाम जूडी है। रात को उस फार्म हाउस में फिर से सारी घड़ियां ठीक 3:07 पर बंद हो जाती हैं। क्रिस्टीन सो रही होती है और तभी उसका पैर कोई खींचता है और फिर उसे एक बहुत बुरी स्मेल आती है। क्रिस्टीन को लगता है कि यह नैन्सी ने किया, बट ऐसा नहीं था। रॉजर काम करते करते टेबल पर सो गया था। जब उसकी नींद खुलती है तो उसे एक डोर अपने आप खुलता हुआ दिखता है। जब वो जाकर चेक करता है तो वहाँ कोई नहीं था। तभी एंड्रिया रॉजर को आकर बोलती है कि सिंडी उसके कमरे में है। सिंडी को नींद में चलने की बीमारी थी। दूसरे दिन रॉजर कैरोलिन की बॉडी पर और चोटों के निशान दिखता है जो दिन पे दिन बढ़ते जा रहे थे। रॉजर जब काम पर जा रहा होता है तो वो नोटिस करता है कि पंछी घर से टकराकर मर रहे हैं। अप्रैल सबसे छोटी होती है जिसके कारण वो और कैरोलिन घर पर थे और बाकी के बच्चे स्कूल गए थे। कैरोलिन नोटिस करती है कि अप्रैल किसी से बात कर रही है, बट वहाँ कोई नहीं होता। कैरोलिन के पूछने पर अप्रैल बताती है कि वो रॉरी से बात कर रही है। अप्रैल कहती है कि तुम भी उसे देख सकती हो इस म्यूजिक बॉक्स के जरिए। जब म्यूजिक खत्म होगा तो वो मिरर में तुम्हारे पीछे खड़ा दिखेगा। लेकिन जब कैरोलिन ये करती है तो ऐसा कुछ नहीं होता। अप्रैल उसके बाद कैरोलिन से हाइड एंड क्लैप खेलने की जिद करती है। जब कैरोलिन अप्रैल को ढूंढ रही होती है तब वो पहले 2 क्लैप से एंड्रिया के रूम में पहुंच जाती है। जब कैरोलिन लास्ट क्लैप का पूछती है तो उसे लास्ट क्लैप अलमिरा से आती है जिस पर पिछली रात सिंडी नींद में चलकर अपना सर मार रही थी। जब वो अलमिरा में देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता और अप्रैल कहीं और ही होती है। कैरोलिन को ये सब देखकर यकीन नहीं होता। उसी रात क्रिस्टीन का पैर फिर से कोई खींचता है और क्रिस्टीन की नींद खुल जाती है। जब वो इधर उधर देखती है तो उसे डोर के पीछे कोई दिखाई देता है। वो तुरंत नैन्सी को जगाती है लेकिन नैन्सी को वहाँ कोई नहीं दिखता। जब नैन्सी पास से जाकर देखती है तो तभी रूम का डोर अपने आप बंद हो जाता है और क्रिस्टीन चिल्लाने लगती है जिससे रॉजर और कैरोलिन की नींद खुल जाती है। जब रॉजर और कैरोलिन क्रिस्टीन के रूम में पहुंचते हैं तो क्रिस्टीन बताती है कि उस डोर के पीछे कोई था लेकिन रॉजर को वहाँ कोई नहीं दिखता। क्रिस्टीन कहती है कि वहाँ सच में कोई था और उसने क्रिस्टीन से बात भी की। क्रिस्टीन बताती है कि उसने कहा कि वो इस फैमिली को मारना चाहता है। कैरोलिन की चोट और बढ़ती जा रही थी जिसका पता नहीं चल रहा था कि आखिर ये चोटें आ कहाँ से रही हैं। उस रात कैरोलिन को फिर से क्लैप की आवाज आती है। कैरोलिन को लगता है कि बच्चे लोग अभी भी हाइड एंड क्लैप खेल रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता, सभी लोग सो रहे होते हैं। और तभी किसी बच्चे की हंसने की आवाज आती है और दीवार पर किसी के ठोकने की आवाज। स्टेज के पास लगी सारी तस्वीर गिर जाती हैं। कैरोलिन नीचे आकर इधर उधर देखती है तभी बेसमेंट का डोर अपने आप खुल जाता है। कैरोलिन बेसमेंट में दूर से ही देखती है तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। वो धमकी देती है कि जो भी कोई नीचे है वो उसे बेसमेंट में लॉक कर देगी। लेकिन कैरोलिन के बाहर निकलने से पहले ही डोर अपने आप बंद हो जाता है और कैरोलिन नीचे गिर जाती है। थोड़ी ही देर बाद बेसमेंट का बल्ब ओवरफ्यूज हो जाता है। कैरोलिन अंधेरे में स्टेज के ऊपर आकर माचिस की तीली जलाकर नीचे देखती है और तभी एक बच्चा पूछता है कि मेरे साथ हाइड एंड क्लैप खेलोगी, और कैरोलिन के पीछे से क्लैप की आवाज आती है। कैरोलिन डरकर वो बेसमेंट का डोर पटकने लगती है और मदद के लिए चिल्लाती है। इधर एंड्रिया की नींद खुलती है तो वो देखती है कि सिंडी फिर से नींद में यहाँ आ गई है और उस अलमेरा पर अपना सर पटक रही है। एंड्रिया सिंडी को वहां से लेकर अपने बेड पर लेकर आती है। एंड्रिया को फिर अलमेरा के अपने आप खुल बंद होने की आवाज आती है। एंड्रिया अलमेरा को खोल कर देखती है तो अंदर कोई नहीं था और तभी सिंडी की नींद खुलती है और वो अलमीरा के ऊपर एक औरत को देखती है जो काफी डरावनी थी। डरकर एंड्रिया और सिंडी चिल्लाने लगती हैं।
रॉजर अपने काम से वापस आया ही होता है कि उसे कैरोलिन और बच्चों की चिल्लाने की आवाज आती है। वो फटाफट जाकर बेसमेंट का डोर खोल और एंड्रिया के पास पहुंचता है। एंड्रिया काफी डरी हुई होती है। सबको देखकर तो ये तय था कि आज की रात कोई नहीं सोने वाला है। सीन चेंज होता है और हमें एड और वॉरेन फिर से एक प्रेजेंटेशन देते हुए दिखते हैं, जो बताते हैं कि डिमोनिक एक्टिविटी की 3 स्टेजेस होती हैं: इन्फेस्टेशन, ऑपरेशन एंड पोजेशन। इन्फेस्टेशन मतलब जैसे कि कदमों की आवाज आना, किसी के होने का महसूस होना, जो कि दूसरी स्टेज पर लीड करता है ऑपरेशन। दूसरी स्टेज में डिमोनिक स्पिरिट उनको टारगेट करते हैं जो मेंटली बहुत वीक हो, और जब विक्टिम बहुत कमजोर स्थिति में हो तब आती है तीसरी स्टेज, पोजेशन। उस प्रेजेंटेशन में कैरोलिन भी मौजूद थी, जो शायद पहली 2 स्टेजेस ऑलरेडी महसूस कर चुकी है और अब वो एड और लॉरेन की हेल्प लेने यहाँ आई है। एड और लॉरेन कैरोलिन की हेल्प करने के लिए हाँ कर देते हैं। वो दोनों उस घर में पहुंचते हैं। रॉजर और कैरोलिन एड और लॉरेन को घर में जो भी हो रहा है पिछले कुछ दिनों से उसके बारे में बताते हैं। वो उनको वो अलमीरा दिखाते हैं जहाँ पर एंड्रिया ने उस स्पिरिट को देखा था। रॉजर कहता है कि बेसमेंट में भी बहुत सारा पुराना सामान पड़ा हुआ है। लॉरेन उनसे वो बेसमेंट दिखाने का बोलती है। लॉरेन बेसमेंट में जाकर अपनी आंखें बंद करके जब महसूस करती है तो उसे बहुत सारी चीखें और आवाजें सुनाई देती हैं। एड के पूछने पर लॉरेन कहती है कि यहाँ कुछ तो बुरा हुआ है। एड रॉजर और कैरोलिन के साथ जो भी हुआ वो रिकॉर्ड करती हैं और लॉरेन अप्रैल से उसके फ्रेंड रॉरी के बारे में पूछती है। अप्रैल बताती है कि रॉरी हमेशा दुखी रहता है क्योंकि शायद उसके साथ कुछ बुरा हुआ था। लॉरेन उस म्यूजिक बॉक्स से रॉरी को देखने की कोशिश करती है और रॉरी उस मिरर में दिख जाता है। लॉरेन घर के बाहर एक पेड़ के पास आती है और तभी पेड़ की शाखा के हिलने की आवाज आती है। लॉरेन काफी डर जाती है। जब वो ऊपर देखती है तो उस पेड़ पर कोई लटका हुआ था। जिसके बाद एड और लॉरेन बताते हैं कि घर की क्लींजिंग करनी पड़ेगी और एक्सोर्सिज्म भी करना होगा, क्योंकि जो भी ये डार्क स्पिरिट है उसने खुद को इस पेरेंट फैमिली से जोड़ लिया है और अगर तुम यहाँ से जाओगे तो ये डार्क स्पिरिट भी तुम्हारे साथ जाएगी। एक्सोर्सिज्म करने के लिए चर्च से परमिशन लेनी होती है और परमिशन के लिए एविडेंस इकट्ठे करने पड़ते हैं कि हाँ सच में कोई डार्क स्पिरिट यहाँ पर है। इधर जूडी लॉरेन को एक लॉकेट गिफ्ट करती है और सेम लॉकेट वो खुद के पास रखती है। एड लॉरेन को बताता है कि कैरोलिन की वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई। लॉरेन एड को बताती है कि उसे फार्म हाउस के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली, जैसे कि उस फार्म हाउस में बेथशीबा नाम की एक लेडी रहती थी जो कि एक विच से रिलेटेड थी और उसके हस्बैंड ने उसे अपने ही बच्चे को सेक्रीफाइस करते हुए देख लिया, जिसके बाद उसने खुद को फांसी लगा ली और कर्ज दिया कि उसकी जमीन पर कोई नहीं रह पाएगा। और उसकी मौत ठीक 3:07 पर हुई थी और उस जमीन पर आज तक बहुत सारे सुसाइड हुए हैं। थोड़ी ही देर बाद एड वाली रिकॉर्डिंग अपने आप चालू हो जाती है और कैरोलिन की आवाज के साथ एक स्पिरिट की डरावनी आवाज भी आ रही होती है और घड़ी ठीक 3:07 पर रुकी हुई थी। दूसरे दिन एड और लॉरेन ड्रू और ऑफिसर ब्रैड की मदद से उस घर में एविडेंस रिकॉर्ड करने के लिए सेटअप करते हैं। उन्होंने हर रूम में माइक्रोफोन और हर ऐसी जगह जहाँ पहले कोई प्रेजेंस महसूस हुई हो वहाँ कैमरा सेटअप कर देते हैं और फिर रात को वो वेट करते हैं कि कुछ एविडेंस इकट्ठे हो जाएं। थोड़ी ही देर बाद बेसमेंट का डोर अपने आप खुल जाता है। एड और लॉरेन उसके अंदर जाकर देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं दिखता। जब वो वहाँ से बाहर आते हैं तो उस बेसमेंट का डोर अपने आप बंद हो जाता है। जिसके बाद रात को घड़ियां 3:07 पर नहीं रुकती और पूरी रात एक नॉर्मल रात की तरह बीतती है। दूसरे दिन लॉरेन जब बाहर कपड़े सुखा रही होती है तभी उसे अचानक से मौसम चेंज होता हुआ दिखता है। वो कपड़े उतार रही होती है कि तभी एक चादर में किसी की परछाई बनती हुई दिखती है। फिर कैरोलिन के रूम में लॉरेन को बैथशीबा दिखाई देती है। फिर बैथशीबा कैरोलिन के अंदर प्रवेश कर लेती है और ऐसा लगता है कि उसने कैरोलिन को पोजेस कर लिया हो। फिर उस रात ऑफिसर ब्रैड को एक मेड दिखाई देती है जो कहती है कि देखो उसने मुझे क्या करने पर मजबूर कर दिया। जिसके बाद सिंडी फिर से नींद में चलकर उस रूम में जा रही होती है। एड कहता है कि सिंडी के साथ कोई है जो ये कैमरा ट्रिगर कर रहा है। सिंडी उस रूम में पहुंचती है और डोर अपने आप लॉक हो जाता है। एड और रॉजर उस डोर को खोलते हैं तो सिंडी उन्हें नहीं दिखती। ढूंढने के बाद पता चलता है कि उस अलमीरा में एक छुपने की जगह है जहाँ सिंडी उन्हें मिल जाती है। रॉरी सिंडी को वहां ले जाता है क्योंकि वो जगह रॉरी के लिए सेफ थी। अप्रैल कहती है कि रॉरी यहाँ छुपा करता था जब भी वो डरा हुआ हो। लॉरेन उस जगह के अंदर जाती है और थोड़ी ही देर बाद वो एक लकड़ी टूटने से नीचे गिर जाती है और बेसमेंट में पहुंच जाती है। लॉरेन को म्यूजिक बॉक्स में एक लेडी दिखती है जो कहती है कि देखो उसने मुझे क्या करने पर मजबूर कर दिया। थोड़ी ही देर बाद लॉरेन को कोई लटका हुआ दिखाई देता है जो कि बैथशीबा होती है, जिससे सभी स्पिरिट उस घर के अंदर डरी हुई थी। लॉरेन वहां से भागती है तो उसका लॉकेट उस बेसमेंट में ही अटक जाता है। लॉरेन उस बेसमेंट से बाहर आकर कहती है कि उसे पता चल गया है कि बैथशीबा ने क्या किया। वो मदर को पजेस करती है बच्चों को मारने के लिए। वो कैरोलिन को हर नाइट विजिट करती है और वो चोटों के निशान वो कैरोलिन पर फीड कर रही है। तभी नैन्सी के बाल पकड़कर कोई खींचने लगता है और तभी लॉरेन नैन्सी के बाल काट देती है और ये सब ड्रू ने कैमरा में रिकॉर्ड कर लिया था। दूसरे दिन एड और लॉरेन डिसाइड करते हैं कि पेरेंट फैमिली को आज से लॉज में रुकना चाहिए। तब तक एड और लॉरेन चर्च से एक्सोर्सिज्म की परमिशन लेंगे। लॉरेन को जाने से पहले उस तालाब में जूडी तैरती हुई दिखती है। वो तुरंत घर पर फोन करती है चेक करने के लिए कि जूडी ठीक है या नहीं। एड और लॉरेन फादर को सारे एविडेंस दिखाते हैं। फादर कहते हैं कि परमिशन लेने के लिए वो खुद जाएंगे क्योंकि इस फैमिली के पास ज्यादा समय नहीं बचा है। इधर रात को जूडी सो रही होती है और उसका लॉकेट साइड में रहता है और तभी एक ग्लिम्स उस बेसमेंट में अटके लॉकेट पर जाता है।
ऐसा लगता है कि बेत्शेबा ने समहाउ अपने आप को इस लॉकेट में अटैच करके यहाँ भी आ गई हो, क्योंकि यहाँ पर फिर जूडी को बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटी महसूस होती है। जूडी लॉरेन के रूम में पहुंच जाती है और तभी डोर बंद हो जाता है और लाइट्स चली जाती हैं। फिर उसे लॉरेन की चेयर पर बेत्शेबा एनाबेल के साथ दिखती है। एड और लॉरेन भी वहां पहुंच जाते हैं और वो तुरंत दरवाजे को तोड़कर जूडी को बाहर निकालते हैं। एड एनाबेल को चेक करने जाता है, लेकिन एनाबेल अभी भी उस केस में ही थी। इधर रॉजर को बच्चे बताते हैं कि कैरोलिन अप्रैल और क्रिस्टीन को लेकर चली गई है। रॉजर तुरंत एड को फोन करता है। एड कहता है कि कैरोलिन उस घर में ही गई होगी और फिर सभी लोग उस घर में पहुंच जाते हैं। ब्रैड शॉटगन से उस घर का दरवाजा तोड़ता है और फिर सभी को बेसमेंट से आवाज आती है। कैरोलिन क्रिस्टीन को मारने की कोशिश करते हुए दिखती है। ये तो साफ हो गया था कि कैरोलिन अब पूरी तरह से पजेस हो चुकी है। एड और रॉजर कैरोलिन को रोकते हैं। ड्रू क्रिस्टीन को कार में छोड़कर आता है और अप्रैल को ढूंढने लगता है जो छुपी हुई थी। एड और रॉजर कैरोलिन को पकड़कर बाहर लाते हैं, लेकिन बेत्शेबा कैरोलिन को बाहर नहीं आने दे रही थी। इसके बाद बेत्शेबा कैरोलिन को बेसमेंट में खींचकर ले जाती है और उसे हवा में जलाती है। सभी लोग कैरोलिन को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैरोलिन ब्रेड का गाल खा लेती है, जिसके बाद लॉरेन कैरोलिन पर एक चादर डाल देती है। फिर एड और रॉजर उसे चेयर से बांध देते हैं। एड डिसाइड करता है कि एग्जॉर्सिज्म यहीं पर करना पड़ेगा। लॉरेन एग्जॉर्सिज्म की बुक लाकर एड को दे देती है। एड एग्जॉर्सिज्म की मंत्र पढ़ना स्टार्ट करता है तो पूरा घर हिलने लगता है। पंछी घर से टकराने लगते हैं और फिर कैरोलिन ऊपर हवा में लटकती दिखती है। कैरोलिन कैसे भी करके खुद को उस रस्सी से बाहर निकाल ही लेती है। इधर ड्रू को अप्रैल किचन के नीचे अंडरग्राउंड में मिल जाती है और वो चिल्लाकर ये बता देता है। कैरोलिन ये सुन लेती है और कैची लेकर दीवार के रास्ते से चली जाती है। रॉजर और एड उसका पीछा करते हैं। कैरोलिन अप्रैल को मारने ही वाली होती है कि तभी एड एक्सॉर्सिज्म के फाइनल शब्द कहता है, जिससे बेत्शेबा अपना असली चेहरा दिखा देती है। तो तभी लॉरेन कैरोलिन के सर पर हाथ रखकर उसे बेत्शेबा से लड़ने के लिए प्रेरित करती है, उसे उसके अच्छे पल याद दिलाती है और तभी कैरोलिन वापस आ जाती है। रॉजर कैरोलिन को बाहर लेकर आता है और उस घर में काफी टाइम बाद सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। अप्रैल लॉरेन को उसका लॉकेट देती है। एड और लॉरेन अपने घर पहुंचकर उस म्यूजिक बॉक्स को अपने कलेक्शन में रख देते हैं और मूवी एक नोट जो एड वॉरेन ने लिखा था वहां पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। अगर आप चाहेंगे तो मैं एक वीडियो रियल स्टोरी पर ला सकता हूँ, बस मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा या कोई मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो कमेंट जरूर करें और हम उस पर एक्सप्लेनेशन लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो फिर मिलेंगे अगले हॉरर एडवेंचर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बी सेफ।